आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एनक्वास। सभी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी स्तर पर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, उसमें खरे उतरने के लिए आज मैं 3W पे बात करूँगा। 3W आप देख भी पा रहे हैं, व्हाट, हू, व्हेन। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो वहाँ जो प्रभारी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो सीएचओ हैं, अगर सब हेल्थ सेंटर में सीएचओ टीम पूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर की टीम पूरी और ब्लॉक लेवल में बीएमओ की टीम पूरी, इस तरह से अगर इन 3 फार्मूले पे काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ हम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो सर्टिफाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, उसमें हम खरे उतर सकते हैं। तो ये 3 डब्ल्यू क्या हैं, उसको हम विस्तार से आगे जानेंगे। पर आपको यहाँ बताना मैं उचित समझूँगा कि एनक्वास या कायाकल्प से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हमने ऑलरेडी उनके निर्देश कैसे अच्छे कर सकते हैं, उस तमाम बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। आज भी आपको ये बताने के प्रयास करेंगे कि केवल कई लोगों के मन में ये शंका होता है कि एनक्वास में हमें करना क्या होता है? ये बातें करते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को अगर आप समझ जाएँ और इन 3 बिंदुओं पे काम करने लगें, तो मैं समझता हूँ एनक्वास में आप 99% काम सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। तो क्या है ये 3 बिंदु? व्हाट, हू, व्हेन। तो आइए हम विस्तार से इसको जानने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसको अगर हम पालन करते हैं तो हमारे फैसिलिटी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहला स्टेप, सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्वालिटी टीम का गठन करना। जो आपकी संस्था है वहां पे क्वालिटी टीम का गठन हो। क्या करना है इसके लिए? व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन और व्हेन मतलब कब। क्या, कौन और कब, क्या करना है, कौन को करना है और कब करना है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर हम इसको अपने रूटीन लाइफ में भी लागू करें, तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल्स है कि मुझे क्या करना है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कब तक इसको पूरा करना है। ये अगर हम 3 बिंदु पे काम करते हैं, तो हमारी संस्था जो है, निश्चित रूप से क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। पहला तो ये है कि क्या करना है, जैसे कि एचडब्ल्यूसी में क्वालिटी टीम का गठन करना है तो फॉर्म द क्वालिटी टीम एट द फैसिलिटी लेवल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर along with MPW, LHB, proactive ANM and ASA worker will be in the team। जो आपके स्थानीय स्तर पर जो मेंबर्स हैं, चाहे वो सीएचओ हो, एमपीडब्ल्यू हो, एलएचबी हो, एएनएम हो, आशा हो, उन सभी लोगों को मिला करके एक टीम का गठन करना। और ये बहुत जरूरी होता है टीम बनाना। आज क्या होता है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वही कर रहे हैं, अरे बिना टीम के आप काम क्वालिटी में नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस पे जो योग्यता है, जो जिस क्षेत्र में कार्य करने में माहिर है, उनको एक संगठित रूप से टीम बना लेना और टीम का हिस्सा बना करके उनको टास्क देना, तभी आपका जो है कार्य बेहतर हो सकता है। हु, सीएचओ विल सपोर्ट ऑफ एमओपीएससी। एमओपीएससी के सपोर्ट के साथ सीएचओ को जो है ये कार्य करनी है। एमओपीएससी थ्रू आर्डर बनवाना है ताकि आपका एक टीम गठित हो जाए। कब करना है? ये निश्चित रूप से आपको जो है, ये जो भी टीम जब भी आपका नाम डेजिग्नेट होता है, तब आपको ये कर लेना है, क्योंकि क्वालिटी टीम आपके एचडब्ल्यूसी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है? विदिन आपको चाहे जैसे ही आप नॉमिनेट होना चाहते हैं तभी कर लीजिए, या जब आपको तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी टीम जो है, चाहे एनक्वास हो ना हो, लेकिन क्वालिटी टीम का होना एचडब्ल्यूसी में बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप,
ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटी टीम एट एचडब्ल्यूसी। अब जब क्वालिटी टीम बन गया है तो उनका उनका क्या करना होगा? ओरिएंटेशन करना होगा। किस संबंध में? क्वालिटी के संबंध में। तो ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटी टीम रिगार्डिंग नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, असेसमेंट, स्कोरिंग सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी। जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के जो पैरामीटर्स हैं, उन तमाम चीजों के बारे में उनको ओरिएंट करना, असेसमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताना, स्कोरिंग सिस्टम कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बताना, साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन कैसे करना है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, इस संबंध में जानकारी देना। ये जो क्वालिटी टीम की ट्रेनिंग में ये महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका कौन निभाएंगे? तो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट जो डीक्यूएयू है, उनके माध्यम से सीएचओ विद सपोर्ट ऑफ एमओपीएससी, और सीएचओ एमओपीएससी के सपोर्ट के साथ जो है ये कार्य को क्रियान्वित करेंगे। कब करेंगे? फिर मैं वही कह रहा हूं, विद इन, मतलब आपका यहाँ पे टाइमलाइन आप फिक्स कर लीजिए कि कब आपको करना है। ठीक है, कि 1 माह में करना है, 2 माह में करना है, तो इस तरह से आपका ये प्लानिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, इंश्योर मंथली क्वालिटी मीटिंग। आपने पहले क्वालिटी टीम गठन कर लिया, क्वालिटी टीम का ट्रेनिंग भी, ओरिएंटेशन भी कर दिया। अब तीसरा स्टेप जो महत्वपूर्ण होता है वो है क्वालिटी मीटिंग। देखिए, हम कई बार क्या होता है कि हमने सबको टास्क तो दे लिया, पर हम उसकी रिव्यू नहीं करते, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, उसकी मीटिंग नहीं करते, तो या उस चीजों का हम एक साथ बैठ करके चर्चा नहीं करते, तो बहुत सारे कार्य हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब मंथली में क्वालिटी मीटिंग होगी, द क्वालिटी टीम विल कंडक्ट मंथली मीटिंग टू डिस्कस देयर स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉर्ड देयर प्रोसीडिंग। अब जो भी वहां पे चर्चाएं होगी, जो भी कार्य जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उन्होंने कितने कार्य का इम्प्लीमेंटेशन किया, क्रियान्वयन किया, उन तमाम चीजों को बिंदुवार रिकॉर्ड में, प्रोसीडिंग में लाना होगा। इससे क्या होगा? कहाँ पे कमी रह जा रही है, कई सारी चीजें जो है उस पे चर्चाएं होगी, और आपस में एक दूसरे के सपोर्ट के साथ जो है वहां पे जो इम्प्लीमेंटेशन का कार्य होगा वो सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। कौन करेगा? सीएचओ विद सपोर्ट ऑफ क्वालिटी टीम। सीएचओ क्वालिटी टीम के सपोर्ट के साथ जो है ये कार्य को पूर्ण करेंगे। ऑन गोइंग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी टीम, जब से ये क्वालिटी टीम बना है उसके बाद से जो लेकर के ये कंटिन्यू ये मीटिंग होनी होगी, और इसकी सबकी प्रोसीडिंग आपको लिखनी होगी। तो ये मंथली क्वालिटी मीटिंग का होना आपके क्वालिटी में जो एनक्वास में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए इस क्वालिटी मीटिंग का आप मंथली बेसिस पे रेगुलर करिए, ताकि आपका जो एनक्वास सर्टिफिकेशन में स्कोरिंग भी बढ़ सके। चौथा स्टेप में अगर हम देखेंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज। अब हमने जो एक्टिविटीज वहां पे हमको करनी है उस क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज संबंध में, तो क्या करना है? तो जैसे देखिए, द क्वालिटी टीम विल इनिशिएटिव वेरियस क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज इन द एचडब्ल्यूसी लाइक पीएसएस, जैसे पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इंडिकेटर्स, वर्क इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो ये जो पेशेंट सर्वे है, वो तमाम चीजें आपको वहां पे बनाना होगा, क्वालिटी पॉलिसी बनानी होगी, ऑब्जेक्टिव्स एनालिसिस ऑफ इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर होगा, जो उन जिस भी पर इंडिकेटर पे चाहो आपका जो अलग अलग चेकलिस्ट जो दिए गए हैं, उन सभी इंडिकेटर्स पे आपको फोकस करना होगा। इस तरह से जो कार्य दिए गए होंगे, उन सभी चीजों की एक्टिविटीज जो है आपको वहां पे देखनी होगी। कौन करेगा? क्वालिटी टीम करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्वालिटी टीम की है। और कब तक करना है? ये पूरे ऑन गोइंग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी टीम, जब से ये टीम गठित हुई है क्वालिटी टीम, तब से ये लगातार इसमें करना है। ठीक है। जैसे पेशेंट सर्वे है, 30 पेशेंट का कम से कम जो सर्वे होना चाहिए। अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग इंडिकेटर पे आपको एनालिसिस करके देखना है
कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है आपको यहाँ पे करने की जरूरत होगी। ठीक है। क्लाइंट और पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जो PSS है, उनका मंथली फीडबैक एक निर्धारित प्रपत्र में डिजाइन करके जो ये स्टेट द्वारा दिया जाता है, या आप अपना क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको भर के रखना होगा। फीडबैक उनका कलेक्ट करना होगा। मिनिमम 30 ओपीडी पेशेंट जो सर्वे है वो पर मंथ होना चाहिए। ये सब सेंटर में 30 पेशेंट का सर्वे, वेयर एज ऑल डिलीवर पेशेंट satisfaction survey to be collected additionally as type B subcenter. Analysis the and identification of lowest scoring attribute. Take action to close the gap. जो भी स्कोरिंग में जो लोएस्ट स्कोरिंग आ रहा है, उनका विश्लेषण करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके गैप को क्लोज करने के लिए, उनके गैप को फुलफिल करने के लिए एक निर्धारित कार्य योजना तैयार करके उस पे एक्शन लेना, ये सभी कार्य जो है एनक्वास में जरूरी होता है। क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स की जो हमने पूर्व में बात किया है, तो क्वालिटी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो HWC में जो भी सर्विसेज हैं वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, एसेसिबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज हो, तो ये कीपिंग बेनिफिशियरी कीपिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पेशेंट सेंट्रिक क्वालिटी केयर विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधनों से मरीजों को कैसे क्वालिटी केयर मिल सके, इस पे ध्यान देने की जरूरत होगी। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कि भाई जैसे सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करना है, तो हमको ये जानना होगा कि फीमेल पॉपुलेशन अबव 30 एज के कितने हैं, उसमें से कितने परसेंट, X% से Y% तक हमको कब तक पूरा कर लेना है, ये हमको ध्यान देने की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से आप क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव में काम कर सकते हैं। आउटकम इंडिकेटर की हम बात किए थे, तो आउटकम इंडिकेटर में भी कैप्चर द आउटकम इंडिकेटर ऑन मंथली बेसिस। मंथ वाइज आपको आउटकम इंडिकेटर चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ईयर वाइज बना के रखे रहते हैं, लेकिन चेक जो आते हैं वो मंथ वाइज आपका आउटकम इंडिकेटर देखते हैं। इसीलिए अप्रैल, मई, जून, इस मिनिमम 3 मंथ का तो होना ही चाहिए। यहाँ मंथ बेसिस आपका एनालिसिस चलेगा। तो एनालाइज, रिव्यू एंड यूटिलाइज डेटा फॉर मंथली क्वालिटी टीम मीटिंग। मंथली क्वालिटी टीम जो आपकी मीटिंग होती है, उसमें इसको रिव्यू करें, एनालाइज करें और उसका उपयोगिता सुनिश्चित करें। ये रिपोर्ट टू DQSC SQSC फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी और स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी की मॉनिटरिंग पर्पस में इसको रिपोर्ट भी करें। तो ये कार्य अगर आप अपने HWC में करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो आउटकम इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट होगा। WIS जो है वर्क इंस्ट्रक्शन आर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ये वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी कार्य विभाजन आपने किया है या कार्य आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करके उस एक्टिविटी को पूरा करना है। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस डिफाइंड वर्क इंस्ट्रक्शन, existing work instruction given in operational guideline of national health program may be used. State may provide standard template of work instruction. Implementation of the defined work instruction to be ensured. तो वर्क इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होगा, तभी आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस में एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा करनी होगी। अब आते हैं स्टेप 5 में। हमने अभी स्टेप 4 में जो बातें कही थी उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। अब स्टेप 5 आपको करना क्या है? देखिए, ये जितना स्टेप है ये सभी क्वालिटी से रिलेटेड है। इसीलिए असेसमेंट एक्टिविटीज में क्या होगा, अब चूंकि आपने टीम भी बना लिया, आपने मीटिंग भी ले लिया, उनकी एक्टिविटी देख लिया, एक्शन प्लान भी कर लिया, अब आता है उसके बाद असेसमेंट। असेसमेंट एक्टिविटी में क्या होगा? The quality team will conduct baseline assessment of the facility and ensure internal assessment quarterly. State assessment with facility guard greater than 70%. 70% से अधिक स्कोर होना जरूरी है। ठीक है, तो जो बेसलाइन असेसमेंट हुआ है
उसके लिए जो है इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इस तरह से आपका जो है स्टेट असेसमेंट होगा। तो जो 70% से जो ज़्यादा आएँगे, उनका जो है क्वालिटी टीम डीक्यूएयू और एसक्यूएटी जो है, ये उनको मॉनिटर करेंगे, वो असेसमेंट देंगे, उसके बाद रख के सेंट्रल को भेजेंगे। तो ये प्रक्रिया है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये असेसमेंट एक्टिविटी में भी आपको ये समझना होगा कि कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए, तभी आप क्वालीफाई कर पाएँगे। ठीक है? स्टेप 6 ट्रिवर्जिंग गैप्स। ट्रिवर्जिंग गैप्स में अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस ऑफ असेसमेंट एक्टिविटी, जो असेसमेंट एक्टिविटी है उसकी एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, गैप को आइडेंटिफाई करना, प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान और क्लोजर ऑफ गैप। जो भी आपने एक्टिविटी की है उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद उस गैप को आइडेंटिफाई करें, कहाँ पे क्या गैप रह गया। उस गैप को पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान की तैयारी करें और उस एक्शन प्लान के अनुसार आप उस कार्य करेंगे तो जो गैप होगा वो क्लोज हो जाएगा। अर्थात पूरा एक साइकिल के रूप में ये चलेगा। ठीक है? इसके लिए क्वालिटेटिव डीक्यूएयू और एसक्यूएयू ये होंगे जो कि आपको फाइंडिंग करके बताएँगे, उसको पूरा करवाएँगे। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। ठीक है? तो आइए एक सर्कल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिवर्जिंग गैप में कैसे ये कार्य करेगा। तो ट्रिवर्जिंग गैप में देखेंगे तो असेसमेंट एंड स्कोरिंग फाइंडिंग द गैप। पहला तो हम असेसमेंट करेंगे और स्कोरिंग तो देखेंगे हमको कि गैप पता चल जाएगा कि हम कितने पीछे हैं, कहाँ-कहाँ पे कमी रह गई है, कैसे हमको करे पूरा करने की ज़रूरत होगा ताकि हम जो गैप हमको निकल के आ रहा है, वो गैप को हम विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस करेंगे गैप को, पॉइंट आउट करेंगे, फोकस करेंगे उसपे और एक्शन प्लान होगा। उस गैप को पूरा करने के लिए हमारी एक्शन प्लानिंग होगी और उस एक्शन प्लान के हमारा एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद वो गैप को हम क्लोजर करेंगे। तो ये एक सर्कल के रूप में काम करेगा। फिर गैप क्लोज करने के बाद फिर हमको गैप कुछ और मिल जाता है, तो फिर हमारा वो गैप एनालिसिस, प्लानिंग, गैप क्लोजर, ये ट्रिवर्जिंग गैप्स में आपको ये दिखेगा। ठीक है? उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज। अब सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज में क्या होगा कि जो अप्लाई फॉर स्टेट सर्टिफिकेशन थ्रू डीक्यूएससी एंड नेशनल क्वालिटी थ्रू एसक्यूएससी। जब डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी जो है वो स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी को भेजेगी और स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के माध्यम से नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए नेशनल से टीम आएगी। तो ये मुख्य रूप से इसकी जो जिम्मेदारी होती है, इनकी जिम्मेदारी होगी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट की और स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट की। कि कब ये होगा कि आफ्टर क्लोजर ऑफ गैप एंड रीच बेंचमार्क स्कोर ऑफ 70%। सभी प्रकार के गैप को पूरा करके जितने भी आपने गैप आइडेंटिफाई किया था, जो भी चेक लिस्ट में आपने बताया था, उन तमाम चीजों को आप पूर्ण करने के बाद जो है एक बेंचमार्क स्कोर पर आते हैं जहां पे आपका स्कोर 70% होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट और स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस के टीम की रिकमेंडेशन पर भारत सरकार से फिर सेंट्रल क्वालिटी टीम जो है विजिट करेगी और फिर एनक्वास सर्टिफिकेशन की कार्रवाई होगी। तो ये एक चैनल है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप इंटरनल असेसमेंट जो है, यहाँ पे आप देखिए, जो इंटरनल असेसमेंट अगर आपने जो है 70% गेन किया, तो सर्टिफिकेट असेसमेंट के लिए जो है, पहले रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमिटी, एप्लीकेशन टू डायरेक्टर एनएचएम, ठीक है? फिर एनएफएचएसआरसी को प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर, यहाँ से अपॉइंटमेंट होंगे। फिर यहाँ से फिर रिव्यू ऑफ एसओपी एंड रिकॉर्ड एंड फीडबैक देखा जाएगा। फिर सर्टिफिकेशन असेसमेंट की बात की जाएगी। फिर रिकमेंडेशन फॉर सर्टिफिकेशन, फिर इशू ऑफ सर्टिफिकेशन। मतलब ये पूरा चैनल जो है, आप सीधे जो है आजकल क्या हो रहा है सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन माध्यम से सीधे जो है सर्टिफिकेशन असेसमेंट के लिए भी हॉस्पिटल से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। फिर उसकी बाकी अलग-अलग स्टेप में ये कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यहाँ पे फिर आपको सर्टिफिकेशन इश्यू होगा। ये पूरे चैनल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
अगर आप ईमानदारी से ये 3W पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपका संस्था होगा, वो सर्टिफ़ाई होगा। क्राइटेरिया क्या है? अगर हम बात करें, तो जो क्राइटेरिया है, जो 6 क्राइटेरिया मुख्य रूप से है, ओवरऑल स्कोर जो है हेल्थ फैसिलिटी का, वो 70% या मोर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज़, patient and employee satisfaction, clinical records and data management, hospital transparency and accountability, health promotion and disease prevention activity through community mobilization। अलग-अलग ये 6 क्राइटेरियास हैं, जहाँ पे आप जो अलग-अलग पैरामीटर्स में आपको 70% क्राइटेरिया ए में, 70% क्राइटेरिया 2 में, 60% और मोर क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4 में 60% और मोर, क्राइटेरिया 5 में 50%, इस तरह से अलग-अलग क्राइटेरियास दिए गए हैं। तो मुख्यतः ये बताने का मतलब है कि हमें इन 3 पे समझ विकसित करनी होगी और जानना होगा और अपना कार्य जो है उस हिसाब से करना होगा, तभी हम क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए हम योग्य होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे कई मित्रों का यह सवाल होता है कि एनक्वास में हमें करना क्या है? तो हमने आज आपको क्या करना है, ये बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और भी जितने हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जहाँ ज़रूरत है जिनको, उनको शेयर करने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हम जान पाएँ और अपने स्वास्थ्य केंद्र को एनक्वास के लिए एलिजिबल कर पाएँ, सर्टिफ़िकेट दिला पाएँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।